हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपने आज पढ़ने वाले हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो। ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हर लेक्चर की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे और इसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। बस आप चीज़ों को देखते जाएं और समझते जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर, एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ चीजें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में बच गई है, जैसे संपनर टेस्ट हो गया, पोलैरिटी हो गया, पैरेलल ऑपरेशन हो गया। ये जो टॉपिक है उसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक स्टेप्ड कोर होती है। ये बच्चों में मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं और वो फिक्स हैं। ठीक है, तो अपने ये पढ़ेंगे मिसलेनियस के अंदर। और आज अपने स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, तो वही एक एक करके अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें बच्चों, तो ऑटो ट्रांसफार्मर ये नीचे मैंने एक दिखा रखा है। ऑटो ट्रांसफार्मर वन पार्ट इज कॉमन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कहने का मतलब बच्चों, ये आप जो कोर देख रहे हो ये एक ही कोर इसके अंदर होती है। एसी जो मैंने कोर दिखा रखी है, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इसी पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग इसी पे होती है। ये जो पूरी आपकी वाइंडिंग है जहाँ पे मैंने N1 लिखा है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड, तो ये पूरी प्राइमरी है। और ये जो मैंने N2 लिखा है बच्चों, ये सेकेंडरी है। मतलब प्राइमरी से ही, मतलब इसी कोर से हम सेकेंडरी निकालते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने BC से डिनोट किया हुआ है बच्चों, ये पोर्शन प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में एक पार्ट कॉमन होता है। ओके, नेक्स्ट, इन ऑटो ट्रांसफार्मर देयर इज नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो बच्चों, आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ा था, उसमें क्या होता है, प्राइमरी अलग कोर पे होती है और सेकेंडरी आपकी अलग लिंब पे होती है ना। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में आइसोलेशन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दे आर सेपरेट। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में कनेक्टेड होती है, कोई आइसोलेशन नहीं होता है। एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई भी आइसोलेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कोर इज कॉमन। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जब आप लपेटोगे तो उसकी कोर कॉमन ही रहेगी, मतलब एक ही कोर होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे। इन ऑटो ट्रांसफार्मर बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन आर हैपेंड। इसका मतलब ये है बच्चों कि ऑटो ट्रांसफार्मर इंडक्शन प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है और कंडक्शन प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है। ये नंबर ऑफ टाइम से रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि कौन सा ट्रांसफार्मर है जो इंडक्शन और कंडक्शन दोनों पे वर्क करता है। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर बच्चों अपने बात करें इतने पार्ट की, और सप्लाई जब आपने दी है पूरा प्राइमरी पार्ट की बात करें, तो इसके अंदर अगर इतने पोर्शन की बात करें तो ये इंडक्शन होता है, क्योंकि यही हमारी प्राइमरी है, यहां से हमने सेकेंडरी नहीं लिया। लेकिन ये जो BC पोर्शन है बच्चों, इसमें इंडक्शन और कंडक्शन दोनों ही देखने को मिलता है आपको। इसका मतलब मेनली यहाँ पे कंडक्शन होता है और इस पोर्शन में इंडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों ही फॉर्म में पावर ट्रांसफर होती है। लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या था, ओनली इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर हो रही थी। ओके, अब बच्चों देखो इधर, ये आपकी प्राइमरी साइड है, मान लो सप्लाई वोल्टेज V1, ये नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी करंट हो गया। ये आपका बच्चों जो N2 है ये सेकेंडरी टर्न हो गए। ठीक है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये वाली वाइंडिंग, इसमें जाने वाला करंट आपका I2 माइनस I1। इसका मतलब लोड की तरफ जाने वाला करंट I2, ये आपका सेकेंडरी करंट हो गया। और इस पोर्शन के अंदर जो करंट है वो आपका I2 माइनस I1 है। अगर बच्चों ये वाले टर्न N2 है
और ये वाले टर्न N1 है, तो N1 माइनस N2, ये जो टर्न आपके पास बचे ये क्या है, N1 माइनस N2। अगर बच्चों यहाँ पे ये पूरी सप्लाई जो वोल्टेज है ये पूरा इसके अक्रॉस है और ये आपकी यहाँ पे V2 है, अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमें V1 माइनस V2 मिलेगा, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज किसके अक्रॉस है, AB ब्रांच के अक्रॉस। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाया हुआ है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर अगर आप देखो तो बच्चों नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी ज्यादा है और सेकेंडरी कम है। इसका मतलब ये मैंने एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया हुआ है। ओके, चलो तो अभी जो ट्रांसफार्मर हमने एज्यूम किया था वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। कहने का मतलब सप्लाई वोल्टेज आपके सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न ऑन सप्लाई साइड मोर देन नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी साइड, और जो सेकेंडरी करंट है आपका वो ज्यादा होगा, ये चीज आपको पता है। प्राइमरी जो एमएमएफ है बच्चों N1 I1 है, और सेकेंडरी जो हमारा एमएमएफ है वो N2 I2 माइनस I1 है। कैसे, देखो इधर ये वाला जो एमएमएफ है N1 I1, ये प्राइमरी एमएमएफ हो गया और ये सेकेंडरी एमएमएफ हो गया। तो यहाँ पे जो करंट है बच्चों वो I2 माइनस I1 है, तो एमएमएफ होता है N इंटू I, और यहाँ पे एमएमएफ होगा N इंटू I। इसका मतलब N1 I1। अब एक चीज ध्यान रखें, N1 I1 जो आपका एमएमएफ है बच्चों वो डाउन साइड है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी साइड का एमएमएफ होगा वो इसका अपोज करेगा, और किस डायरेक्शन में होगा, अप साइड में होगा। वैसे ये ज्यादा कोई मैटर रखता नहीं है, ठीक है। आगे देखो, तो प्राइमरी एमएमएफ N1 I1 और सेकेंडरी एमएमएफ आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट है I2 माइनस I1 इंटू N2। अब बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो लिखा जाता है, मतलब के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कह देते हो, उसे हम हमेशा लिखेंगे लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। ध्यान रखें, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम हमेशा लिखेंगे लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। ओके, अब बच्चों एक एक करके बात करते हैं कि जो हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लिया था, मैं एक बार फिर थोड़ा सा बना देता हूं यहाँ पे ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये हमारी वाइंडिंग थी बच्चों, बड़ी खतरनाक वाइंडिंग बना दी है मैंने, और ये हमारा सेकेंडरी, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, और ये आपका C पॉइंट। अब सुने ध्यान से, अब आपको यहाँ पे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपसे पूछेगा कि पावर ट्रांसफर्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर बोथ बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन, तो आपसे पूछेगा कि इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितना है। तो इंडक्टिवली पावर किस में ट्रांसफर हो रही है, तो आप बोलोगे सर AB पोर्शन में। ये जो कोर का आपका AB पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर जो ट्रांसफर्ड पावर है वो इंडक्टिवली है, और इसके अंदर जो ट्रांसफर्ड पावर है वो कंडक्टिवली है। तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो अब एक चीज बताओ, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर क्या होगी, पावर होता है V इंटू I। तो बच्चों आपने अभी देखा था कि AB पोर्शन के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी थी बच्चों, V1 माइनस V2। ओके, अब एक चीज बताओ, करंट यहां से I1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, करंट I1 आ रहा था। इसका मतलब इसमें करंट कितना होगा बच्चों, I1। इसका मतलब इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू I1। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब बच्चों हमें थोड़ा सा आगे रिलेशन बनाने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल इनपुट पावर कितना होगा, टोटल इनपुट पावर बच्चों जो सप्लाई दी गई है। अब सप्लाई आपको पता ही है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, और सप्लाई वोल्टेज आपका क्या है, V1 है। क्या है, V1। इसका मतलब टोटल इनपुट पावर आपका V1 I1, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर ये हो गई। अब इन दोनों का रेशो निकालो, अगर रेशो निकाले तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1। V2 हमारा बच्चों लो वोल्टेज है। अब एक चीज बताओ, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो आप बोलोगे सर टर्न रेशो, करेक्ट है।
अब ये रिलेशन सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं, हमें ये रिलेशन याद रखना है। इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर इक्वल टू 1 माइनस के आपको लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर। तो कहने का मतलब या तो ये रिलेशन पूछ लेगा बच्चों, और या आपको क्या करेगा, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दे देगा ऑटो ट्रांसफार्मर की, और आपसे इनपुट पावर भी दे देगा ऑटो ट्रांसफार्मर की। आपको बोलेगा इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन लगाना है। या तो ये रिलेशन लगाओ या इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप ये नीचे वाला रिलेशन याद रखो, क्योंकि थियोरेटिकली भी एग्जाम में आ जाता है। तो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर होती है 1 माइनस के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर टोटल इनपुट पावर। करेक्ट है? ओके। एक बार फिर देख लो, मैंने बोला कि जो ए बी पोर्शन था उसके अंदर हमें, ए बी पोर्शन हमारा इतना पोर्शन था, तो उसके अंदर जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो किस नेचर की थी, इंडक्टिवली। अब इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज क्या था, V1 माइनस V2, और करंट क्या है यहाँ पे, करंट तो यहाँ से जो आ रहा है वो I1 है। करेक्ट है? तो I1, और टोटल इनपुट पावर कितना होता है, V1 I1। अब इन दोनों का थोड़ा हमें आपस में रिलेशन बनाना है, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर इक्वल टू 1 माइनस के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर टोटल इनपुट पावर। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों इंडक्टिवली ट्रांसफर निकाल ली, अब बाकी बची हुई जो पावर ट्रांसफर होगी वो किस फॉर्म में होगी, कंडक्टिव। तो एक बात बताओ, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर क्या होगी, ये जैसे कोर हो गई, ये आपका ए बी पोर्शन था और ये आपका बी सी, तो इस पोर्शन के अंदर जो पावर होगी वो आपकी कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर होगी। यहाँ पे आपका इनपुट था बच्चों, सप्लाई थी V1, करंट है हमारा I1। करेक्ट है? यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, अब एक बात आओ, इनपुट ट्रांसफर्ड पावर में से अगर मैं ये वाली ट्रांसफर्ड पावर निकाल दूं तो बची हुई पावर मेरी क्या होगी, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर होगी। इसका मतलब कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर विल बी इक्वल टू इनपुट ऑटो ट्रांसफार्मर पावर माइनस इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर। तो बस कुछ नहीं है, रिलेशन रखो, यहाँ पे V1 I1 होता है इनपुट पावर, V1 माइनस V2 इंटू I1 होता है हमारा इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर। तो ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन V2 इंटू I1, तो ये याद रख लो। लेकिन वही चीज बच्चों हमारे एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है, हमारे एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है कि अगर इनपुट पावर दी है और कंडक्टिव ट्रांसफर्ड पावर निकालनी हो तो रिलेशन क्या होगा। तो बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एक रिलेशन आएगा, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर इक्वल टू के इंटू इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर। अब बच्चों आपके पास तीन तरीके हो गए कंडक्टिवली पावर निकालने के। कौन सा? एक तो अगर आपको इंडक्टिवली पावर पता है तो इनपुट में से माइनस कर दो, और एक अगर आपको सेकेंडरी वोल्टेज पता है और प्राइमरी करंट पता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, और या आप क्या करो, के इंटू इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर निकाल लो। ये तो रिलेशन याद रखना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल में थियोरेटिकली चीज ये पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। ओके, तो कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर क्या होती है, के इंटू इंडक्टिवली, सॉरी यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे बच्चों, ये मैंने गलत लिख दिया है, कंडक्टिवली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर। ये करेक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर ये मैंने गलती से लिख दिया है इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर। ओके, तो आप करेक्शन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, एक चीज बताओ, उसके अंदर एक ही कोर होती है, इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कोर पे होगी। एक ही कोर पे होगी तो ऑटो ट्रांसफार्मर में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपेयर में मटेरियल कम चाहिए कॉपर का। तो अब आपसे पूछेगा कि इन ऑटो ट्रांसफार्मर कितना कॉपर चाहिए, तो भैया
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 1 माइनस के टाइम्स चाहिए। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर आपको बोले कि ऑटो ट्रांसफार्मर में 100% कॉपर इस्तेमाल हो रहा है, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अगर इतना कॉपर इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनाएंगे, टू वाइंडिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनाएंगे सेम रेटिंग का, तो कितना कॉपर चाहिएगा? तो ये रिलेशन याद रखना है, 1 माइनस के इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कॉपर मटेरियल। ओके, तो ये 3 रिलेशन जो मैंने बताए हैं याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड लेस कॉपर, क्योंकि बच्चों एक ही कोर है, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी और प्राइमरी आपको पता है कॉमन आ जाती है, तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर फॉर सेम रेटिंग, कहने का मतलब अगर आपको बच्चों रेटिंग का, सेम रेटिंग का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और उसी रेटिंग का आपको ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो आपको कम कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इन ऑटो ट्रांसफार्मर लेस कोर मटेरियल रिक्वायर्ड, भाई नंबर ऑफ टर्न कम है, कॉपर मटेरियल कम है, तो सीधी सी बात है बच्चों एरिया भी कम होगा। ठीक है, एरिया कम होगा, इसलिए ध्यान रखना है कि कोर मटेरियल हमें कम चाहिए। एक ऐसे भी समझ सकते हो कि कोर ट्रांसफार्मर में इतना मटेरियल चाहिए और इसमें खाली एक ही कोर चाहिए। समझ गए हो कहानी? ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर लेस कोर लॉस एंड कॉपर लॉस देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, भाई कॉपर का मटेरियल कम चाहिए तो कॉपर लॉस तो कम ही होंगे। देखो कोर लॉस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता बच्चों, लेकिन अपने लिख सकते हैं कि भैया यहाँ इतना मटेरियल है और यहाँ ज्यादा मटेरियल चाहिए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लिख सकते हैं, लेकिन इस पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बच्चों पीएच तो फिक्स रहता है ना, जो मटेरियल ले लिया वो ले लिया। हाँ, एडी करंट लॉसेस पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, समझ रहे हो बात को? तो मेन यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेन जो यहाँ पे मुद्दा है वो है कॉपर मटेरियल और कॉपर लॉसेस का। तो भाई कॉपर वाइंडिंग कम चाहिए तो कॉपर लॉसेस कम होंगे, करेक्ट है? ओके, ऑटो ट्रांसफार्मर लीकेज इंपीडेंस लेस देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, करेक्ट है भैया, क्योंकि इसमें एक ही कोर है तो एक ही कोर से फ्लक्स लीक होगा। इसमें आपको पता है कि मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा लीक होगा, तो ज्यादा लीक होगा तो इसका लीकेज इंपीडेंस ज्यादा होगा और इसका लीकेज इंपीडेंस क्या होगा? कम होगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर विल हैव लीकेज इंपीडेंस लेस देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, इन ऑटो ट्रांसफार्मर नो आइसोलेशन बिटवीन वाइंडिंग, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर का। क्यों? देखो बच्चों, अगर आइसोलेशन नहीं है, मान लो प्राइमरी साइड कोई फॉल्ट आ गया, तो बच्चों इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही कोर पे होती है। अगर प्राइमरी में फॉल्ट आया तो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी उसके साथ ही जल जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर प्राइमरी में कोई लॉस होता है तो वो सेकेंडरी में भी होगा, इसलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक बार फॉल्ट आने के बाद पूरा ऑटो ट्रांसफार्मर हमें रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन टू वाइंडिंग में क्या है? टू वाइंडिंग के अंदर हमें पता है कि जो प्राइमरी में अगर कोई चीज दिक्कत होती है तो सेकेंडरी पे कोई असर नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्या होता है? आइसोलेशन होता है, इसलिए सेकेंडरी अनअफेक्टेड रहती है। लेकिन यहाँ पे आपका एक ही प्राइमरी है एक ही सेकेंडरी है, तो वो कोई भी फॉल्ट आए तो जल सकती है। ओके, चलो ये हो गई बच्चों थ्योरी ऑटो ट्रांसफार्मर की। अभी थोड़ी सी थ्योरी और बची हुई है, लेकिन उससे पहले अभी तक जितना पढ़ा है हमने ऑटो ट्रांसफार्मर, उस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो कह रहा है व्हाट इज द पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, भाई इंडक्टिवली पावर कितना ट्रांसफर हुआ इन ऑटो ट्रांसफार्मर हैव लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है बच्चों V2। ओके, प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, मतलब सप्लाई वोल्ट। भाई ये कुछ नहीं करना है आपको, मैंने जो रिलेशन बताया है इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर होता है 1 माइनस के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर। तो अब के आपको पता ही है बच्चों, ध्यान रखना के ऑटो ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज अपॉन में हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज यहाँ पे कितना है 161 और
हाई वोल्टेज कितना है 230, ये रख लो बच्चों। तो आपको परसेंटेज में पूछा है तो लगभग 30% आएगा बच्चों। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर इनपुट पावर 100 है तो उसमें से 30 जो पावर होगी वो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड होगी, और बाकी अगर इनपुट में से बच्चों ये निकाल दे 30, तो 70% जो पावर होगी वो कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड होगी। समझ रहे हो? कंडक्टिवली वैसे पूछा नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा दिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो, अब ये थोड़ा हाइड हो गया होगा तो मैं लिख देता हूं V1/V2, V1/V2, और यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों कि V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लिख लेना बच्चों, ये दिया हुआ है। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1/V2 and V2 is a greater than V1, the fraction of the power transferred inductively is proportional to। अच्छा, तो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर का फ्रैक्शन निकालना है बच्चों। एक चीज बताओ, के क्या होता है? लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। तो आपको पता है कि पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली क्या होगी? 1 माइनस के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर, यही होता है इनपुट पावर, ओके। इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालना है, यही पूछा उसने। तो 1 माइनस V2 अपॉन V1। अब कुछ नहीं करना, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज रख दिया आपने, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे भैया। यहाँ ये V1 ग्रेटर देन है V2 से, तो यहाँ पे V1 ग्रेटर देन है V2 से, ये वोल्टेज रेशियो दे रखा है, लेकिन हमें के लेना क्या है बच्चों? लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, V2/V1 वही एलसीएम आप लोगे, V1 माइनस V2 अपॉन V1। इस पे मत चले जाना बच्चों कहीं के ये वाला पुट कर दो, बस रूल याद रखो, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी टर्न दे रखा है बच्चों N1 आपको दिया हुआ है 210, N2 आपको दिया हुआ है 140। इफ इनपुट करंट मतलब I1 आपको दे रखा है 60 एम्पियर, द करंट इन आउटपुट मतलब ये I2 निकालना है, एंड इन कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली, कॉमन वाइंडिंग का मतलब ये वाली वाइंडिंग का करंट निकालना है। चलो, सबसे पहले तो आपको पता है कि टर्न रेशियो क्या होगा? लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, मतलब लो टर्न अपॉन हाई टर्न। तो लो टर्न कितना है 140, और हाई टर्न कितना है बच्चों 210। तो कुछ नहीं करना, आप ये रख दो यहाँ पे। I1 अपॉन I2 मतलब प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। I1 आपको दे रखा है बच्चों कितना? 60 एम्पियर दिया हुआ है, तो वो रख दो, और आपके पास सेकेंडरी करंट आ गया 90 एम्पियर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, प्लस आपसे पूछा है भाई, आंसर तो आ गया 90 एम्पियर आएगा, इसका मतलब सी या डी में से होगा। अब आपसे पूछा है कॉमन वाइंडिंग करंट क्या होगा? तो कॉमन वाइंडिंग करंट बच्चों दो आंसर आ सकते हैं, या तो 90 में आप 60 जोड़ दो, लेकिन आपको पता है कि बच्चों ये करंट कितना होगा भाई, इसमें करंट कितना जा रहा है, और यहाँ पे जो करंट निकाला है कितना निकाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा कॉमन वाइंडिंग करंट। तो ये आएगा 90 माइनस 60, कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर। समझ गए कहानी? तो बस रिलेशन याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग is the main advantage of auto transformer over a two winding transformer? कि भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे मेन एडवांटेज क्या है? देखो बच्चों, एडवांटेज तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको बताया था मेन मुद्दा होता है कॉपर का। कॉपर मटेरियल कम चाहिए, मेन मुद्दा उसी का है। कॉपर मटेरियल कम होगा तो कॉपर लॉस भी क्या होंगे? कम होंगे। समझ गए बात को? तो आंसर आएगा बच्चों इसका सी, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, द एसेंशियल फीचर of an auto transformer is that it,
कि भाई ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा जरूरी फीचर क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी फीचर क्या है? इज मोर सुटेड फॉर सिंगल फेज सप्लाई, ऑटोमेटिक इन ऑपरेशन, ऑटोमेटिक इन ऑपरेशन, यूज ओनली वन वाइंडिंग, और आंसर आएगा नन। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है ये। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर वैसे हम जनरली सिंगल फेज के लिए यूज में लेते हैं, क्यों? कम सप्लाई के लिए यूज में लेते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में यूज में नहीं लेते। उसका कारण है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर कोई आइसोलेशन नहीं होता। इसका मतलब वो क्या है, जल सकती है ना। तो यहाँ पे मेन जो फीचर आएगा वो आपका आएगा, ये भी सही है, यूज ओनली वन वाइंडिंग, मेनली इसी की बात होगी बच्चों। मेरे हिसाब से सी आएगा इसके अंदर, यूज ओनली वन वाइंडिंग, क्योंकि इसमें मेन फीचर यही होता है, एक वाइंडिंग होती है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, है ना। ओके चलो नेक्स्ट देखो। द मशीन इन विच एनर्जी ट्रांसफर्ड बोथ थ्रू इंडक्शन एंड कंडक्शन, तो आपको पता ही है ऑटो ट्रांसफार्मर आएगा बच्चों, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर ये ऐसी मशीन है जिसमें इंडक्शन कंडक्शन दोनों होता है। ओके। डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग से क्या डिसएडवांटेज है? वही है बच्चों, वाइंडिंग में कोई आइसोलेशन नहीं होता। इसका मतलब कंडक्टिव आइसोलेशन इज नॉट प्रेजेंट किसके अंदर? ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो आंसर आएगा सी बच्चों इसका। ओके, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट। अब देखो इधर, यहाँ पे थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल बनता है, इसको ना सुनो इधर ध्यान से, इसको ना मेरे तरीके से करो, जो मैं तरीका बता रहा हूं। हर किताब ने अलग तरीके से किया है, मेरे तरीके से करो और उस तरीके को पहले समझो, उसके बाद में कोई भी ऑटो ट्रांसफार्मर का इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा गलत नहीं होगा। तरीका वो भी सही है, ये भी सही है, हमें तो क्वेश्चन करना है। अब बच्चों, रियलाइजेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर, पहले इसका मतलब समझ लो बच्चों, रियलाइजेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे देगा, उसकी रेटिंग दे देगा, प्राइमरी सेकेंडरी वो वोल्टेज दे देगा, आपको बोलेगा कि उसको ऑटो ट्रांसफार्मर में बदल दो उसी वोल्टेज के साथ। और जब ऑटो ट्रांसफार्मर में बदलो तो आप ये बताओ कि ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या हो जाएगी, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर का मटेरियल कितना चाहिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी। तो ये टाइप की चीजें पूछी जाएंगी आपसे। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, आपको एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिखा रखा है मैंने, ठीक है। प्राइमरी आपको दे रखा है 2000 वोल्ट और सेकेंडरी आपको दिया हुआ है बच्चों 200 वोल्ट, मतलब स्टेप डाउन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। और आपको ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग दे रखी है, क्या दे रखी है? केवीए रेटिंग। ओके, अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब हमारे पास इससे दो ऑटो ट्रांसफार्मर बन सकते हैं, एक तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। तो अब जरा एक चीज को ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो मेरे को 2000 वोल्ट के अक्रॉस ये वाली जो वाइंडिंग है इसमें करंट निकालना है, केस में करंट कितना होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग में करंट कितना होगा और इस वाइंडिंग में करंट कितना होगा। तो आ जाओ नीचे बच्चों, देखो ये मैंने वैसे बना रखा है, जब आप पीडीएफ से नोट करो तब नोट करना, मैं यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन को हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी भी कहते हैं। अब सुनो इधर तरीका क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। पहले तो ना एक सिंगल वाइंडिंग बना लो, बना ली, और अपनी मर्जी से एक ऑटो ट्रांसफार्मर की शेप बना लो, ये मैंने शेप बना ली। अब थोड़ा ध्यान से दें,
बच्चों ये दो वाइंडिंग जुड़ी हुई है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, इनको आपस में कनेक्ट करके हमने एक सिंगल वाइंडिंग बना दी है, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर लगे। अब बच्चों ध्यान रखना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज है ना, उसे मैं किस साइड रखूंगा, जहां पे मेरा छोटे वाला टर्न होगा, मतलब मैं हमेशा इस साइड रखूंगा। मेरा रूल यही रहेगा बच्चों, एक तरीका समझो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो मेरा तरीका यही है कि जहां पे मैं कम नंबर ऑफ टर्न दिखाऊं, उस साइड में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 2000 वोल्ट लूंगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ 2000 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2000 वोल्ट होगा, 2000 वोल्ट होगा। ये 200 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 200 वोल्ट होगा। अब सुनो इधर, ये सप्लाई है, मेरे को बनाना है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका मतलब बच्चों हमें लेना है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। सब्ट्रैक्टिव का मतलब है 2000 माइनस 200, इसका मतलब मेरे को यहां पे मिलेगा 1800। 1800 वोल्ट मिलेगा, करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों अब ये हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज, और ये भी आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज, और ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, स्टेप डाउन। 2000 दिया, 1800 मिला, तो क्या हो गया, स्टेप डाउन। अब सुनो इधर चीज, अब बच्चों ये जो टर्न है यहां पे, इस टर्न में करंट कितना होगा, वैसे मैंने दिखा रखा है 10 एम्पियर, लेकिन ये 10 एम्पियर आया कैसे। तो बच्चों आप देखो, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ये जो 2000 वोल्ट है, ये किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस है। इसका मतलब इसमें करंट कितना है, और इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, I1। तो कहने का मतलब V1 I1 बराबर 20 kVA। तो I1 कितना आएगा, V1 कितना दे रखा है, 2000। टू वाइंडिंग का लेना है, ध्यान रखो, टू वाइंडिंग का 2000। इसका मतलब 20 गुणा 1000 बटे 2000 कितना आ गया, 10 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों यहां पे मेरा करंट कितना है, 10 एम्पियर। ओके। अब बच्चों यहां पे करंट निकालना है मेरे को, मतलब यहां पे करंट कितना होगा, तो वही बच्चों V2 I2 बराबर 20 kVA, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। तो मेरा I2 कितना आ गया बच्चों, 100 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों यहां करंट आ गया 100 एम्पियर। अब एक बात बताओ, अगर बच्चों यहां 100 एम्पियर है, तो इधर कितना जाएगा, सर 100 एम्पियर ही जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये आ गया मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट। समझ रहे हो, ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट कितना आ गया, 100 एम्पियर। अब सुनो बच्चों, पोलैरिटी कैसी है, सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव है तो बच्चों मेरे को सेकेंडरी करंट कम मिलेगा, मतलब कम होके मिलेगा। ऐसा होगा क्या, नहीं। स्टेप डाउन है, इसका मतलब वोल्टेज कम हो रही है, तो यहां करंट मिलेगा ज्यादा, और प्राइमरी साइड करंट मिलेगा कम। कितना कम मिलेगा बच्चों, सेकेंडरी करंट हो गया 100 एम्पियर, तो यहां आएगा बच्चों 100 एम्पियर, और इधर निकल जाएगा 10 एम्पियर, तो आगे आपको कितना मिलेगा, 90 एम्पियर। इसका मतलब ये वाला करंट मेरा कितना होगा, 90 एम्पियर। समझ गए कहानी, ये 90 एम्पियर आ गया। तो क्या ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया कि नहीं बन गया। देखो रूल क्या है, हाई वोल्टेज को आप ऐसे ले लो, जहां पे मैं कम टर्न दिखा रहा हूं, रूल एक फॉलो करो। स्टेप डाउन हमें बनाना है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इसका मतलब यहाँ 1800 आएगा, तो 2200, इसका मतलब 2000 में से 200 माइनस करो, 1800। फिर बच्चों टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से I1 और I2 निकालेंगे, मतलब इस वाइंडिंग में करंट और इस वाइंडिंग में करंट। तो इसमें आ गया 100 एम्पियर, इसमें आ गया 10 एम्पियर। अब आपको पता है बच्चों, यही करंट मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट बनेगा, लेकिन ये वाला करंट ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों 100 एम्पियर इधर आएगा, 10 एम्पियर इधर जाएगा, तो ये बनेगा 90 एम्पियर। समझ गए कहानी, ओके। अब बच्चों ये तो हो गया, अब मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकालनी है, ऑटो ट्रांसफार्मर से इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर निकालनी है, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर निकालनी है, वो सारी चीजें करनी है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी था, करंट आपका आ गया 90 एम्पियर। ओके,
ऑटो ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग क्या होगी? देखो बच्चों, केवीए रेटिंग आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो V2I2 कर दो। देखो अब ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज और ऑटो ट्रांसफार्मर का करंट लेना है, कहीं ये वाले करंट मत उठा लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। या तो बच्चों आप सेकेंडरी साइड का V2I2 ले लो या प्राइमरी साइड का V2I2 ले लो, क्योंकि बच्चों आपको एक चीज पता है कि जितना इनपुट पावर होगा आउटपुट में उतना ही पावर रिसीव होगा, मतलब V1I1 बराबर V2I2 होगा, तो रेटिंग दोनों से ही सेम आएगी। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, जैसे ये है V2I2, तो एक चीज देख लो यहाँ पे V2 कितना है बच्चों, V2 है 1800 और I2 है 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 180 केवीए आएगा। और V1 है 2000 और I1 है 90, तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी आएगी, दोनों से सेम ही आ रही है, दोनों से रेटिंग क्या आ रही है, सेम। चाहे तो ये लगा दो चाहे ये लगा दो, कितना आ गया, 180 केवीए। तो आप एक चीज नोटिस करो कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो मेरा 20 केवीए रेटिंग का था, जब मैं इसको ऑटो में बदलता हूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं 180 केवीए रेटिंग तक का बना सकता हूं 20 केवीए से। समझ गए कहानी? ओके। नेक्स्ट है इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर, तो वही 1 माइनस के इंटू ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट पावर। अब बच्चों के क्या लेना है, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे 2000 कर लेना, ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे 2000। अब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कई जने क्या करेंगे, वो ये 2000 और ये 200 ले लेंगे, जो कि गलत है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लेना है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला वोल्टेज मत ले लेना, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर की बात चल रही है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, जब आप इसको सॉल्व करोगे और ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग अभी आपने निकाली 180, तो कितना आ जाएगा, 18 केवीए। अब सुनो ध्यान से, इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर 18 केवीए है, इसका मतलब कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी, तो टोटल कितना है, 180 केवीए। अगर 180 में से मैं 18 केवीए माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना पावर बचेगा, 162 केवीए, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि इस स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर मटेरियल चाहिए, तो वही 1 माइनस के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉपर। तो लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज जब आप करोगे तो 0.1 आएगा। इसका मतलब आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का 0.1 कॉपर चाहिए। 0.1 मतलब 10% कॉपर ही चाहिए। तो कॉपर कितना सेव हो गया भाई, 10% ही चाहिए, तो 90% सेव हो गया। समझ गए कहानी? ओके। अब बच्चों दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा रियलाइजेशन क्या है, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब एडिटिव पोलैरिटी, कुछ नहीं करना, वही तरीका बनाना है। अब ये करंट निकालने की जरूरत नहीं, हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही चीज लिख लो। अब बच्चों एडिटिव पोलैरिटी है, तो 2000 था, ये 2000 और 200, अगर सब्ट्रैक्टिव होती तो माइनस करते 1800 आता, लेकिन यहाँ पे एडिटिव होगा क्योंकि स्टेप अप बनाना है। इसका मतलब इनपुट है 2000, तो आपको आउटपुट मिलेगा 2200 वोल्ट, ठीक है। सेकेंडरी साइड करंट यही होगा 100 एम्पियर। अब देखो बच्चों, सेकेंडरी साइड अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, इसका मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होगा। तो ज्यादा कितना होगा, ये वाला 10 ऐड कर दो, क्योंकि ये आपकी बार एडिटिव पोलैरिटी में है, तो 100 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब वही आपको रेटिंग निकालनी है, तो रेटिंग कैसे निकालोगे, V1I1, अगेन ध्यान रखो V1I1 ऑटो ट्रांसफार्मर वाला लेना है, कहीं ये वाला लेके मत आ जाना, या फिर निकाल लो V2I2 से। तो V2I2 से दोनों से रेटिंग सेम ही आएगी, 220 केवीए। एक चीज ध्यान से सुने बच्चों, कई बार ना एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बोलता है कि ये एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया है, आप बताओ कि किस कॉन्फ़िगरेशन में केवीए रेटिंग ज्यादा मिलती है। तो ध्यान रखना, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग ज्यादा मिलती है, वरना फिर आपको न्यूमेरिकली करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, फिर सेम चीजें वही निकालेंगे बच्चों। स्टेप अप केस के अंदर इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी, 1 माइनस के, और ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग कितना है, 220।
तो के क्या लेना है, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। अगेन ध्यान रखें, ये जो लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज ले रहे हो, ये आपको किसका लेना है, ऑटो ट्रांसफार्मर का लेना है। किसका लेना है बच्चों, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो लो वोल्टेज कौन सी है, 2000, और हाई वोल्टेज कितना है, 2200। तो ये डेटा पुट कर दो बच्चों। जब डेटा पुट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 20 kVA। समझ गए कहानी। फिर वही कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर तो कुछ नहीं है, टोटल इनपुट कितना था 220 kVA, तो उसमें से 20 निकाल दो तो कितना आएगा बच्चों, 200 kVA आ जाएगा। समझ गए कहानी। तो एक चीज और नोटिस करो न्यूमेरिकल से कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में। फिर वही चीज बच्चों, कॉपर रिक्वायरमेंट 1 माइनस के, वही लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.09। देखो बच्चों, ये आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, कई बार हो सकता है मैं गलती कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। अब 0.09 कॉपर ही चाहिए, इसका मतलब आपको सिर्फ 9% कॉपर चाहिए। कितना चाहिए, 9% कॉपर। और सेव कितना होगा बच्चों, 91%। इसका मतलब आपको जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दी गई थी, उसमें ज्यादा कॉपर किस केस में सेव हो रहा है, जब आप स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओगे। ज्यादा केवीए रेटिंग कब मिलेगी, जब आप स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओगे। समझ गए कहानी। ओके, अब एक एग्जांपल और लेता हूं, और इस एग्जांपल में बच्चों मैं एक ही रियलाइजेशन करूंगा, वो है स्टेप डाउन। स्टेप अप आप अपने आप करो। तो आपको एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, बस कोई तरीका है हमारा, आपको जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज है वो दिखा देनी है जहां पे कम टर्न दिख रहे हैं। ठीक है, उस साइड दिखा दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11500। और इस टर्न को आप ऐड कर दो इसके साथ, क्योंकि एक ही वाइंडिंग बनानी है, 2300। अब बच्चों ध्यान दे, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है तो बच्चों 11,500 में से 2300 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 9200, 9200। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ये हो गई और सेकेंडरी ये हो गई, और ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बच्चों सेम सिमिलरली इस वाइंडिंग में करंट निकालना है, तो वही 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की V1 I1, और रेटिंग कितना दे रखा है, 100 kVA। तो इसको कैलकुलेट करो, I1 आ गया कितना, 8.69 एम्पियर। ध्यान रखें, ये I1 ऑटो ट्रांसफार्मर का नहीं है, ये I1 है इस कोर के अंदर है, ये वाला I1 है। ठीक है, ये I1 है। और इसी तरह बच्चों आप ये I2 निकाल लो। ठीक है, तो ये I2 निकाल लो, तो ये आपने निकाल ही लिया, कितना आ गया, 43.47 एम्पियर। अब बच्चों एक बात आओ, I2 ऑटो ट्रांसफार्मर में तो यही रहेगा, लेकिन अब वही चीज है बच्चों, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हुआ तो करंट ज्यादा होगा। इसका मतलब आपका इनपुट जो करंट होगा उसमें से ये माइनस कर दो, किस में से, सेकेंडरी में से, तो आपको मिला 34.78 एम्पियर। ठीक है, 34.78 एम्पियर आपको करंट मिल गया। ओके, अब बस वही रेटिंग वगैरह निकालनी है आपको। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो बच्चों बार बार इसको रिपीट करना। और वही चीज है बच्चों, ट्रांसफार्मर की आपको क्या निकालनी है, वही रेटिंग निकालनी है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का V1 और ऑटो ट्रांसफार्मर का I1 ले लो, या ऑटो ट्रांसफार्मर का V2 ऑटो ट्रांसफार्मर का I2 ले लो, क्योंकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये वैसे आप लगभग 400 लिख लेना बच्चों, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। फिर इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पूछा है, तो वही 1 माइनस के, वही लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज लिखोगे। तो लो वोल्टेज क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर के, 9200। हाई वोल्टेज क्या है, 11500। ठीक है, तो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कम आई है, कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर हमेशा ज्यादा होती है, तो टोटल में से माइनस कर दो, 320 kVA लगभग आ गई। कॉपर रिक्वायरमेंट कितना है, कॉपर रिक्वायरमेंट 1 माइनस के इंटू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसका मतलब 1 माइनस 9200 अपॉन 11500। सॉल्व कर लो बच्चों, अपने आप सॉल्व कर लेना।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आप खुद से बनाओ, और अगर समय नहीं आया तो दोबारा से इसको रिपीट करो, ठीक है। अब यही तरीका बच्चों में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इनमें से कोई एक दो चीज पूछी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखें। चलो अब हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं इसी पैटर्न पे। आपको बोला है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 10 kVA रेटिंग है। भाई एक ट्रांसफार्मर है, और उसकी रेटिंग दे रखी है 10 kVA। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 2000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको सेकेंडरी साइड दे रखा है 200 वोल्ट। तो बच्चों मेरा रूल वही रहेगा। अब आपको हालांकि उसने सर्किट दिखा रखा है, ये वाला सर्किट दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप इस सर्किट को देख के बताओ ये जो डॉट दिखा रखे हैं ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी दिखा रहा है या एडिटिव, ये बताओ पहले। देखो मैंने आपको सर्किट के अंदर ही बताया था बच्चों, या तो दोनों डॉट ऐसे दिखा रखे हो, या फिर दोनों डॉट आपको ऐसे दिखा रखे हो, मतलब एक डॉट यहां होगा और एक डॉट यहां होगा, तो ये तो होता है एडिटिव पोलैरिटी। लेकिन अगर बच्चों दोनों डॉट पास में दिखा दे तो ये होगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो बस कुछ नहीं करना, इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। मेरा रूल क्या था कि जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज है उसको मैं कम टर्न की साइड रखूंगा, और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो ये तो हो गया बच्चों 2000। एक मिनट, तो ये तो हो गया आपका 2000, ठीक है, ये मैंने नीचे दिखा रखा है, मैंने इसको पलट दिया है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने पलट दिया है इसको, ये 2000 दे रखा है तो बचा हुआ 200। अब पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव है तो बच्चों बता दो ये V1 कितना आएगा, आप खुद ही बता दो, घुमा दो इसको, मेरे तरीके से करो तो कितना आएगा, 1800 वोल्ट आएगा। तो हमारा V1 तो 1800 वोल्ट रहेगा, इसका मतलब आंसर ए या बी में से होगा। अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ये करंट दिखा रखी है 1800 वोल्ट वाली करंट, ये 50 एम्पियर दिखा रखी है। तो बच्चों अगर मुझे ये वाली करंट पता चल जाए, पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव है, तो क्या मैं ये वाला करंट बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं? तो ये वाला करंट मुझे निकालना है। अब ये वाला करंट कैसे निकलेगा, और वैसे ये करंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, एक तरीका और भी है। क्या आपको एक चीज पता है कि बच्चों V1 इंटू, भैया अगर ये V1 माना है तो ये I1 होगा, सॉरी ये V1 जो भी है, हाँ ये V1 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि I2 निकालो, तो ये I2 होगा, यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये I2 है, ठीक है। तो ये V1 इंटू I1, ऑटो ट्रांसफार्मर की तो रेटिंग बराबर ही होती है, चाहे दोनों साइड से कैसे ही निकालो। तो V1 इंटू I1 बराबर V2 इंटू I2 होगा। अब V1 आपने निकाला 1800, I1 दे रखा है 50, V2 आपको दे रखा है, तो I2 आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। कितना आएगा? 45 एम्पियर। ये वाला तरीका है। एक ये तरीका है कि आप यहाँ पे करंट निकाल लो, करंट निकलते ही अब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी ये दिखा रखी है तो 50 में से माइनस कर दो 5, तो ये आ जाएगा 45 एम्पियर। तो आंसर आएगा बच्चों इसका ए। क्या आ जाएगा? ए। 1800 वोल्ट 45 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट देखो, ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट अपॉन 110 वोल्ट। तो बस कुछ नहीं करना है, और 1.5 केवीए रेटिंग दे रखी है, उसको दोबारा से कनेक्ट किया गया ऑटो ट्रांसफार्मर में, और ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशो बन रहा है ये 220 बटा में 330। कहने का मतलब इससे हमें ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। अब ये बताओ इस रेशो को देख के क्या लग रहा है, एडिटिव पोलैरिटी का ट्रांसफार्मर है ना, क्योंकि देखो 220 से 330 हो रहा है सेकेंडरी साइड, इसका मतलब बढ़ रहा है तो एडिटिव पोलैरिटी है। तो ये 220 हो गया ज्यादा, ये ज्यादा वाला मुझे इस साइड ही दिखाना है, तो ये 110 होगा। अब एडिटिव पोलैरिटी है, इनको जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा। करेक्ट है।
रेटिंग निकालनी है। तो रेटिंग निकालने के लिए बच्चों या तो आप यहाँ का करंट निकाल के ये मल्टीप्लाई कर दो, या ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों सेटिस्फाई नहीं करना, अब तो आपको निकालना है तो आप ये वाला I2 निकाल लो, मतलब ये वाला करंट निकाल लो। अब ये करंट निकालना है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, तो कैसे निकलेगा? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो होती है 1.5 kVA 1000, तो I2 कितना आ जाएगा आपका 13.6 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों ये जो करंट है यहाँ 13.6 एम्पियर है, तो इधर भी कितना होगा 13.6 एम्पियर। तो अब ये रेटिंग निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 330 इंटू 13.6, तो आपकी लगभग आ जाएगी बच्चों 4.5 kVA। तो रेटिंग देखो बढ़ा दे रहे हैं, है ना, रेटिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है 100/10 वोल्ट 50 वोल्ट एम्पियर, मतलब रेटिंग दे रखी है। ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 100/110 वोल्ट। एक चीज बताओ, ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशो दे रखा है, अब ये बताओ, इसको देख के ये बताओ कि ये स्टेप अप हो रहा है कि स्टेप डाउन हो रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, तो ये बनेगा 110 और ये बनेगा आपका 100। एडिटिव पोलैरिटी है। अब आपको रेटिंग निकालनी है तो कुछ नहीं करना, सेकेंडरी साइड यहाँ पे करंट निकालो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग से, तो V2 I2 बराबर 50 दे रखी है रेटिंग, तो I2 कितना आएगा 5 एम्पियर, इसका मतलब सेकेंडरी साइड करंट जाएगा 5 एम्पियर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, रेटिंग निकालनी है तो इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 550 वोल्ट एम्पियर, तो आंसर आ जाएगा ए। I1 निकालने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैंने ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बच्चों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मैंने बताया था कि N1 और N2 का जो रेशो होता है वो होता है 1:1। क्या होता है 1:1। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न सेम हो। तो इनमें तो लग नहीं रहा है, मेरे को पहला ही लग रहा है, ना तो ये है और ना ही ये है। इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न सेम होंगे तभी टर्न रेशो 1:1 आएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, तो ये थी आज की क्लास और कल हम स्टार्ट करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर। ओके, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।